नमस्कार प्रिय छात्र छात्राओं। अपन ने पिछले जो टॉपिक में न्याय विषयक सिद्धांत के बारे में जो चर्चा करी थी उसी को अपन आज आगे लेते हैं। और अपन ने इसके संदर्भ में जो चर्चाएं की हैं कि राज्य के 4 धर्म होते हैं, प्लेटो के अनुसार मानव आत्मा के 3 गुण होते हैं और समाज के भी इन 3 गुणों के आधार पर 3 वर्ग बनाए गए हैं। अब अपने सामने आता है प्लेटो के न्याय सिद्धांत की मूल विशेषताएं। तो प्लेटो के न्याय सिद्धांत की जो मूल विशेषताएं हैं उनको अपन देखते हैं। पहली है न्याय का आवास प्रत्येक व्यक्ति के मन में है, मन में मतलब उसके अंदर, उसकी आत्मा में है। दूसरा है न्याय का संबंध मानव जीवन के सब पहलुओं से है। तीसरा है कानूनी धारणा नहीं, इसका संबंध नैतिकता से है। प्लेटो स्पष्ट कहता है नैतिकता से इसका संबंध है। चौथा है न्याय का संबंध बाहरी जगत से न होकर व्यक्ति की आत्मा से है, क्योंकि प्लेटो से पहले जो 3 न्यायिक सिद्धांत थे वो बाहरी थे और प्लेटो ने ये व्यक्ति की अंतर की आत्मा के आधार पर स्थापित किया है, तो ये व्यक्ति के आत्मा से संबंध रखता है। पांचवा है न्याय व्यक्ति पर लादा नहीं जा सकता, जबरदस्ती थोपा नहीं जा सकता, यह उसकी आत्मा का एक विशिष्ट गुण है। छठा है न्याय व्यक्ति द्वारा अपने निर्दिष्ट कार्य को किए जाने का सिद्धांत है, जिसमें उसको एक विशेषीकरण उसको उपलब्ध है। 7 बात है न्याय अन्य व्यक्तियों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं किए जाने का सिद्धांत है। प्लेटो कहता है कि व्यक्ति को अपने सब जो कार्य में दक्ष है वही काम करना चाहिए, दूसरे व्यक्ति को उसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। 8वां पॉइंट आता है न्याय कार्य के विशेषीकरण या श्रम के विभाजन का सिद्धांत है। विशेषीकरण का मतलब है व्यक्ति को जिस भी कार्य में विशेषीकरण हो, रुचि हो, दक्षता हो, इसी तरीके से। और जिस तरीके से कॉलेज में लेक्चर होते हैं, कोई सोशोलॉजी का, कोई पॉलिटिकल साइंस का, कोई ज्योग्राफी का, इस तरीके से। डॉक्टर भी इसी तरीके से होते हैं, कोई ENT का होता है, कोई हार्ट का होता है, इस तरीके से विशेषीकरण के सिद्धांत पर यह श्रम का विभाजन का सिद्धांत है। 9वां पॉइंट आता है न्याय सामाजिक एकता का सिद्धांत है। यह व्यक्तियों को सामंजस्यपूर्ण संगठन में आबद्ध करता है, जोड़ता है या रखता है। 10वां पॉइंट आता है न्याय मानव सद्गुण और राज्य के सद्गुण का अंग है। राज्य की अच्छाइयाँ और व्यक्ति की अच्छाइयाँ, यह प्लेटो के राजनीतिक दर्शन का आधारभूत सिद्धांत है। मानव सद्गुण और राज्य के सद्गुण, ये दोनों जो मानव के गुण और राज्य के गुण, गुण कौन से अच्छे से अच्छे, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, ये राजनीतिक दर्शन को एक आधारभूत सिद्धांत दिया प्लेटो ने। 10वां पॉइंट। 11वां है व्यक्तिक न्याय व्यक्ति के विवेक, साहस और संयम में समन्वय स्थापित करता है। जो अपना व्यक्तिगत जो न्याय है वो क्या करेगा, अपने विवेक, साहस और संयम में समन्वय करेगा, कोऑर्डिनेशन करेगा। सामाजिक न्याय क्या करेगा, समाज के सदस्यों में एकता स्थापित करता है। 12वां पॉइंट है एक अर्नेस्ट बारकर हुए हैं, बहुत बड़े विद्वान हुए हैं अर्नेस्ट बारकर। वो अर्नेस्ट बारकर कहते हैं कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत में व्यक्ति अलग इकाई नहीं है, वर्ण वह व्यवस्था का ही एक अंग है, हमारे सिस्टम का ही एक पार्ट है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की अपन अब आलोचनाएं देखते हैं या उसमें दोष, क्या क्या दोष हैं ऐसे प्लेटो के न्याय सिद्धांत में। तो पहला जो दोष आता है अपने सामने वो है प्लेटो का न्याय कानूनी धारणा नहीं बल्कि एक नैतिक भावना के अतिरिक्त और कुछ नहीं, एक नैतिकता के ऊपर आधारित है, ये कानूनी आधार पर नहीं। और जैसा कि आप जानते हो कि आजकल को नैतिकता को मानते ही नहीं, कानून या कानून के डंडे को ही मानते हैं। तो ये इस आधार से इसमें नैतिकता पर आधारित होने पर ये इसमें कमी पाई गई। दूसरा है यह मनुष्यों के कर्तव्यों पर बल देता है, मनुष्य के अधिकारों पर कोई ध्यान नहीं देता, सिर्फ एक कर्तव्यों पर बल देता है, इस बात पर बल नहीं देता कि व्यक्ति के क्या अधिकार होंगे। तीसरा आता है इसमें व्यक्ति को केवल एक ही कार्य तक सीमित कर दिया गया, क्योंकि वो विशेषीकरण पर ध्यान देता है, श्रम विभाजन पर ध्यान देता है प्लेटो, जबकि मनुष्य में विविध प्रकार की योग्यताएं भी होती हैं।
अर्थात एक योग्यता के साथ दूसरी योग्यता भी उसमें पाई जाती है। इससे न तो मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है और न ही समाज का। अब अपन देखते हैं कि इस वजह से समाज बहुमूल्य लाभों से वंचित भी हो जाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति यदि एक ही कार्य करता है तो समाज स्वाभाविक रूप से अन्य दूसरे व्यक्ति में जो गुण होते हैं उनसे वंचित हो जाएगा। चौथा पॉइंट है दार्शनिक। दार्शनिक किसे कहा गया है? प्लेटो के शासकों को, शासक वर्ग को। तो दार्शनिकों या शासकों में अधिनायकवादी प्रवृत्ति उत्पन्न होगी, क्योंकि शक्ति मनुष्य को मदांत बनाती है। मदांत का मतलब एक तरीके से ऐसा सर्वशक्तिशाली बना देती है कि उसको दूसरे का हित या अहित बिल्कुल नजर नहीं आता। अपने भारतीय संदर्भ पर देख सकते हैं तुलसीदास जी के शब्दों में, अस को नर उपजो जग मही, प्रभुता पाए नहीं मद जाई। अर्थात जिस व्यक्ति को शक्ति प्राप्त हो जाती है उसको मद, घमंड निश्चित रूप से पैदा हो जाता है। ऐसा तुलसीदास जी ने भी कहा है और अपने जानते भी हैं। एक विद्वान हुए हैं लॉर्ड एक्टन। उस लॉर्ड एक्टन ने भी कहा है कि शक्ति मनुष्य को भ्रष्ट करती है और पूर्ण शक्ति, एब्सोल्यूट पावर जिसे अपन कहते हैं, वो पूर्ण रूप से मनुष्य को भ्रष्ट कर देती है। अर्थात शासक पर कोई नियंत्रण नहीं होगा तो भ्रष्ट होगा, अपने अनुसार वो आचरण करेगा और जनता का शोषण करेगा, अत्याचार करेगा। ये चौथी हम आलोचना इस बुक में देख सकते हैं। पांचवी आलोचना या दोष जो कमी है, इसमें अधिकारों के कारण मनुष्यों में होने वाले स्वाभाविक संघर्षों के समाधान की कोई व्यवस्था नहीं की गई। क्या अधिकार किसके क्या हैं, और एक व्यक्ति एक अधिकार की मांग करता है, दूसरा उसी अधिकार की मांग करता है, तो इन समस्याओं के समाधान के लिए कोई किसी प्रकार की कोई व्यवस्था प्लेटो में नहीं की गई। छठा है, यह प्रत्येक व्यक्ति का एक निश्चित कार्य मान लेने के बाद उसकी उन्नति और विकास के सब द्वार बंद कर देता है, क्योंकि वो ये कहता है कि इसका ये कर्तव्य, इसमें दक्षता है, तो सिर्फ इसको छोड़ करके उसकी उन्नति के सारे द्वार दरवाजे बंद कर देता है। अर्थात यह सिद्धांत निष्क्रियता का पोषक है। सातवां इसका जो दोष आता है अपने सामने, वो यह है कि यह कार्यों के एक तरीके से विशेषीकरण या विशेषाधिकारों पर अत्यधिक बल देता है। और विशेषीकरण या विशेषाधिकारों पर अत्यधिक बल देता है तो इससे क्या होगा? वर्ग भेद होगा, और वर्ग भेद को मान्यता प्राप्त होगी। ये कार्य करेगा, ये कार्य करेगा, ये कार्य करेगा, तो उसके वर्ग अलग हो जाएंगे, इसके वर्ग अलग हो जाएंगे। जब हमारे हिंदुस्तान में जैसे कर दिए गए कि ये क्षत्रिय, ब्राह्मण, ये वैश्य, शूद्र, ये जैसे कार्यों का आधार पर हमारे हिंदुस्तान में वर्ग विभाजन किया गया, तो इस चीज़ को वहाँ प्रोत्साहन मिलेगा प्लेटो के इस न्याय सिद्धांत के आधार पर, जो कि एक अव्यवहारिक है और एक अवांछनीय है, और इस आधार से समाज में एकता भी स्थापित नहीं हो सकती। अंतिम जो इसका दोष है वह है वर्तमान राज्यों के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि उस समय जब हम प्लेटो की चर्चा कर रहे हैं न्याय के संदर्भ में, उस समय जो एथेंस, स्पार्टा और क्रेटिया वगैरह, ये सिराक्यूज, सिसिली, ये छोटे छोटे नगर राज्य हुआ करते थे। उनकी जनसंख्या 5000 या 5040 तो प्लेटो ने कहा ही था, इसके लगभग हुआ करती थी, इर्द गिर्द हुआ करती थी। उन राज्यों के लिए तो ये हो सकता था उस समय, लेकिन वर्तमान अपन देखते हैं कि ये इतनी जनसंख्या तो मात्र एक गांव की होती है, एक छोटे से गांव की होती है। तो स्वाभाविक तौर से जब हिंदुस्तान जैसे देश में जहाँ लगभग 1 अरब 35 करोड़ लोग रहते हों, वहाँ इस प्रकार की शासन व्यवस्था में न्याय व्यवस्था स्थापित नहीं की जा सकती। इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि वर्तमान राज्यों के लिए किसी भी तरीके से प्लेटो का न्याय सिद्धांत उपयुक्त नहीं है। धन्यवाद, आज इतना ही।